गुज़िश्ता सेशंस के अंदर हमने फ़ैटी लीवर के मुतालिक काफ़ी अहम अमूर पे हमने समझा लीवर कैसे काम करता है, फ़ैटी लीवर कैसे रहनुमा होता है और फ़ैटी लीवर होने के बाद इसके मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक वो कैसे करता हुआ स्टेज 4 में सिरोसिस और फिर कैंसर के ऊपर चला जाता है। तो वहाँ तक ये तरतीब से आगे बढ़ता है। दिन ब दिन जैसे जैसे इसके अंदर ख़राबी बढ़ती चली जाती है तो वैसे वैसे इसके अंदर अलामात इसकी वजह से जो बढ़ती जाती हैं। अलामात में हमने देखा था कि स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज, हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो आते हैं हमारी, ये किस तरह से इनलार्ज होनी, बड़ी फूलनी शुरू हो जाती हैं और इसके नुकसान सामने आने शुरू हो जाते हैं। अब हम इस सेशन के अंदर बहुत ही अहम गुफ्तगू करेंगे। जो हमने गुज़िश्ता बातें की, इसके मैकेनिज़्म को समझा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलमुफ़रद आज़ा इस वक्त जो ये लीवर की पोजीशन बनी, जब फैट्स स्टोर होना शुरू हुआ इसके फैट स्टोरिंग सेल्स के अंदर, तो यहाँ से ले कर के और इसके सिरोसिस होने तक इसने ज़ाहिर मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी की होगी जो इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत निज़ाम है उसके तहत, लेकिन वो ठीक ना हो सका, ख़राब होता गया। तो उस ख़राबी के नतीजे में यहाँ पर तहरीक कौन सी थी, यहाँ किस तहरीक की वजह से ये ख़राब हो रहा था और ख़ुद इसकी ये हालत क्या थी? क्या ये तहरीक में था, क्या ये तस्कीन में था, या क्या ये तहलील में है? हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है तहरीक यानी सोजिश जिगर, ये फैटी लीवर इसका मर्ज़ है, या तहलील जिगर है, या तस्कीन जिगर है। यानी शहम केबद जो हम कहते हैं, फैटी लीवर शहम चर्बी को कहा जाता है और केबद जिगर को कहा जाता है। शहम केबद जिगर की चर्बी, तो ये जिगर की जो चर्बी है क्या ये गुद्दे उज़लाती तहरीक के अंदर है, 4 नंबर तहरीक, या ये यहाँ पर तहलील जिगर है किसी वजह से? तहलील जिगर कब होगा? जब आसाब के अंदर तहरीक होगी किसी में। और हम हकीकत कान मुफ़रद अज़ा के तहत क्या कहते हैं कि जब 1 नंबर तहरीक यानी आसाबी उज़लाती तहरीक हो तो उस वक्त तहलील कहाँ होगी? 4 नंबर के अंदर, गुद्दे उज़लाती के अंदर। और जब ये तस्कीन जिगर की अगर हम बात करें तो क्या ये तस्कीन जिगर बनता है? तस्कीन जिगर कहाँ होगा, किस हालत में होगा? जब 5 नंबर जिस उसमें तस्कीन जाती है। ये हमने कहा था ना हुदूद नाकला के अंदर, क्योंकि हुदूद जाज़बा वाले निज़ाम में तस्कीन नहीं हो सकती और हुदूद नाकला वाले निज़ाम में तहलील नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर तस्कीन होती तो कहाँ होगी? हुदूद नाकला के निज़ाम में, और अगर तहलील होगी तो हुदूद जाज़बा के निज़ाम में, ठीक है। लेकिन और अगर तहरीक होगी तो ख़ुद पूरे जिगर के अंदर, इसके अंदर तहरीक होगी क्योंकि ये मुतासिर हो गया। और हुदूद जाज़बा के अंदर अगर तहरीक होती तो उसके जाज़बा वाला सिस्टम, और हुदूद नाकला में तहरीक होगी तो उसके नाकला वाला सिस्टम वो ख़राबी के अंदर अपना इजहार करेगा कि ये इस पर मेरी शिद्दत आई हुई है और इसकी हालात वगैरह बढ़ी हुई है, यानी इसको जिसको हम हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इस बात को समझना है हमने, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये है यहाँ पर ये रिवर्स प्रेशर के तहत जब यहाँ पर इसका जो निकल जाने वाला इजाफी रतूबात थी, वो रतूबात जब पेट की खलाओं में मुख्तलिफ जगह जमा हो रही हैं तो उसमें एक होता है इस्तस्का ज़की, इस्तस्का लहमी और इस्तस्का तबली। तो यहाँ पर हमारी कौन सी इस वक्त हालत है? इस्तस्का तबली कौन सा होगा? इस्तस्का तबली वो होगा जिसमें पेट तबले की तरह फूला हुआ है और उसको ढमढम की आवाज़ उसके पेट पे अगर हम हिट करेंगे तो आएगी। तो वो कौन सा होगा? इस्तस्का तबली। वो रियाह की वजह से सख्ती ले चुका है, उसके अंदर रियाह का स्टोर ज़्यादा है, उसके जो पेट के नीचे के मसल्स और दीगर चीज़ें वो उसके अंदर सख्ती अकड़ा भी आया हुआ है। इस्तस्का लहमी, लहम गोश्त को कहते हैं। और इस्तस्का लहमी कौन सा होगा? जब गोश्त के अंदर से हम महसूस करें कि बेस के अंदर से पानी या रतूबात का अखराज हो रहा है, वो पानी छोड़ रहा है। जैसे हम उर्दू के अंदर भी हम कहते हैं गोश्त ने पानी छोड़ दिया है, ख़राब हो गया है, तो छोड़ दे रहा होता है। तो वो अगर बवजह तस्कीन अगर छोड़ेगा तो कौन छोड़ेगा? इरादी का गैर इरादी? गैर इरादी उज़लात। अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम गैर इरादी की बात भी करते हैं। और इस्तस्का ज़की यानी कि जैसे मश्क होती है पानी की और वो जब उसमें पानी भर दिया जाए तो फूल जाती है, लेकिन जब उसको दबाएंगे तो उसके अंदर पानी भरे हुए का एहसास वो देगी इस तरह से। तो ये यहाँ पर जो पानी के बढ़ने का अमल हो रहा है मैदे में, और मैदे के साथ ये दीगर पुर्जे लगे हुए हैं, इन सब के मजमूए को हम पेट कहते हैं। जब इस पेट के अंदर यहाँ से रतूबात लीक हुई हैं, सयाल मादा इसमें से लीक हुआ है, लीकेबल मादा
यानी वो लिक्विड जो इसमें से इसके खिंचाव से इसके अंदर जो फेनेस्ट्रेशंस पैदा हुई उसमें से जो लीक हो सकता है मादा, वो इसमें से लीक होकर के पेट की खलाओं में भर गया है, तो कौन सा हो गया? इस्तिस्काए ज़की। ये सवाल पूछा था तो उसका जवाब भी यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसकी तहरीक के ऊपर हमारी बात होनी है, क्योंकि अक्सर किताबों में एक बात लिखी हुई है, मैंने कई दोस्तों से बात भी की, उन्होंने फैटी लीवर को तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने जो करार दिया, या कुतुब के अंदर भी कहीं लिखा हुआ है तो गुद्दी उज़लाती लिखा हुआ है। और एक किताब में हमारे लाहौर के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इसको असाबी उज़लाती भी उज़लाती असाबी भी लिखा है 2 नंबर के 2 नंबर तहरीक के नतीजे में यहाँ पर ये जो रतूबात का इज्तिमा और ये सब मामला हुआ है, ये उस तहरीक के नतीजे में हुआ है। तो बहरहाल हम जायज़ा लेते हैं कि क्या ऐसा ठीक है। सबसे पहले यहाँ ये देखिए, अगर ये तहरीक है गुद्दी उज़लाती तहरीक है अगर, तो क्या गुद्दी उज़लाती तहरीक के अंदर यहाँ पर ये सारा प्रेशर रूनुमा होकर के यहाँ पर रतूबात आ सकती हैं, यहाँ पर लीक हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? नंबर 1, क्योंकि हम कानून फरदाजा के तहत तहरीक में सुकेड़ मानते हैं कि सुकेड़ होगी तो क्या होगा? उसमें सोजिश पैदा हो जाएगी, सोजिश के दर्जे वो तय करके पहुंचेगी वहाँ तक, और फिर उसके बाद आगे वर्मी और जहर के दर्जे और सारे आ जाते हैं, साथी जानते ही हैं। तो क्या ये सूरत हाल यहाँ पैदा हो रही है? अगर ये 4 नंबर तहरीक है तो क्या ये सूरत हाल यहाँ पैदा हो रही है? कतन नहीं। इसलिए कि अगर ये 4 नंबर तहरीक पैदा हो रही है अगर, तो यहाँ पर इब्तिदा में क्या होगा? हरारत की ज़्यादती, यानी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इसमें आए हुए हैं और इसको बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक किए हुए हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक किए हुए हैं, ओवरवर्क है, तो इसमें चर्बी कैसे जमी? हम कह रहे हैं फैट स्टोर हो रहा है, जम रहा है, शहम किब्द है। अब किब्द के अंदर जो शहम यानी चर्बीला मादा, वो जब जिस्म में ज़्यादा है तभी तो जम रहा है। तो 4 नंबर में हरारत है, घी को अगर हरारत दी जाए, चर्बी को अगर हरारत दी जाएगी, तो क्या वो हरारत से जमेगी? वो हरारत से जमेगी नहीं, पिघल जाएगी। तो उसमें तो फिर फैट का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। तो फैट जमना इसमें कैसे हो गया? तो गुद्दी उज़लाती इसका मतलब ये तहरीक नहीं बन सकती। अगर ये तहरीक थी माजरत के साथ, तो फिर इसमें जमे कैसे? कोई जमा के दिखाएं, जमेगी नहीं। कोई बंदा बोले कि मैं फला चीज़ लाया हूँ और देखो मैं हरारत के नीचे रखा है और इसमें से हरारत फना कर दी है मैंने, तो अब नीचे वो हरारत आपने फना करके चीज़ को जला दी है, इसमें जला हुआ कहाँ है? इसमें जमा हुआ है। तो जमा हुआ मादा कहाँ होगा? जब उसमें फैट आया होगा। फैट किस में मानते हैं हम? कहाँ पर होता है फैट? फैट 6 नंबर तहरीक में, असाबी गुद्दी के अंदर फैट बनना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। उसकी फैट्स की कमी किसकी गिज़ा है? आसाब की। तो 6 नंबर के अंदर, इसका मतलब है वो मरीज 6 नंबर के अंदर तहरीक में था। शुरू में तहरीक 6 नंबर उसकी कंटिन्यू रही और उसने इस तरह की ग़िज़ाएं खाता गया जिससे वो फैट बढ़ती गई उसके अंदर। जब फैट बढ़ती गई तभी तो इसके अंदर एक्स्ट्रा आती गई, क्योंकि ये अपनी लिमिट तक स्टोर करता, फिर बाहर इसने स्टोर करनी थी। लेकिन अब बाहर और अंदर का जड़ा इसने निपटा दिया। जब इसके अंदर जमनी शुरू हो गई, इसके 5 से 10% इसके वेट के नॉर्मल वेट का होना चाहिए था, वो अब 10% से एक्सीड कर गया। तो अब इसमें जमना शुरू हो गई। और जमती का वह चीज़ जब हरारत कम होती चली जाएगी, जब हरारत कम होती चली जाएगी तो क्या होगा? सर्दी बढ़ती चली जाएगी। सर्दी आ रही है और हरारत कम हो रही है। जब हरारत का टेम्परेचर कम होता जाएगा, सर्दी का बढ़ता जाएगा। जब सर्दी बढ़ती चली जा रही है तो क्या होगा? जमाव आएगा। और जैसे जैसे वो जमती चली जाएगी, टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं रहेगा और सर्दी इजाफा करती चली जाएगी, तो जमाव आता चला जाएगा। जब जमाव आता चला जाएगा तो इसके अंदर तब्दीली आएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस मरीज़ को बलगमी तहरीक थी 6 नंबर, जिसके अंदर वो इजाफा हुआ और फिर हम 1 नंबर में सर्दी मानते हैं। फिर तहरीक ने आगे चूँकि बढ़ना था, अब वो 6 और 1 के दरमियान चल रहा है। तो जब वो 6 और 1 के दरमियान चल रहा है, सर्दी भी मिल रही है, फैट्स भी मिल रही हैं, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और जो बची खुची इसके पास हरारत है, उसके तहत ये डिफेंस कर रहा है। हरारत हम किसको कह रहे हैं? जो हार्मोन्स रिलीज हुए होते हैं उसकी मदद से ये ब्लड के अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हमारे थर्मो रेगुलेशन सिस्टम में भी हमने पढ़ा था क्लास के अंदर कि किस तरह से सर्दी जब बढ़ जाए तो गर्मी को, और अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो फिर सर्दी को जिस्म के अंदर एक बैलेंसिंग की जाती है। वो सिस्टम
अब इसका दिन ब दिन खराब होता और कम होता हुआ चला जा रहा है। तो नतीजा क्या आ रहा है कि ये अच्छे से अपने आप को बचा नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है। तो ये जब तक इसके पास स्ट्रगल हो रही है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से भी, हमारे हाइपोथैलेमस की मदद से भी, तब तक ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है। लेकिन उधर से वो प्रोडक्ट इसके खून में, वो खिल्त इसके खून में बढ़ रही है, जिसके नतीजे में यहाँ पर फैट बढ़ने के बाद फैट स्टोरिंग हुआ। और अक्सर फैटी लिवर के जो पेशेंट होते हैं उनमें शाटिका की, अर्कुनिसा की जो शिकायत होती है यहाँ पर लेफ्ट टांग के अंदर, वो भी अक्सर उनमें वो पाई जाती है। वो इसकी शिकायत भी अक्सर करते हैं कि मुझे पूरी टांग में दर्द भी मुझे रहता है, तो वो भी एक इसकी निशानी होती है। दीगर अलामतें भी हमने गुज़िश्ता सेशंस के अंदर बयान की हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है सारी कि ये कहाँ से चली तहरीक, कौन सी तहरीक चली, 6 नंबर और 1 नंबर आसावी तहरीक के अंदर। तो जब ये आसावी तहरीक के अंदर है, बलगम है और वो जम रही है, तो दोनों चीज़ें आ गई और इसकी लिवर की तबई हरारत कम हो गई है। तो अब उसके नतीजे में क्या हो रहा है, यहाँ पर जमाव का अमल हो रहा है। तो अब बताएं कि ये क्या है, अब तहलील में है कि तस्कीन में है, क्योंकि तहरीक में तो नहीं है। अब दो चीज़ें हमने, दो में से एक चीज़ हमने डिफाइन करनी है। अगर 6 नंबर तहरीक है, फैट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है सारा, तो फिर क्या होगा, 6 नंबर है तो तस्कीन का हम मानते हैं जी, गैर इरादी उज़लात के अंदर, क्योंकि आगे की तरफ तस्कीन होती है। और जब यहां पर तहलील का अमल होगा तो कौन सी तहरीक होनी चाहिए, 1 नंबर की, सर्दी की तहरीक, आसावी उज़लाती की। और सर्दी चूंकि ये बढ़नी शुरू हो गई, फैट आया, उसने गैर इरादी उज़लात को कमजोर कर दिया। ये सारे गैर इरादी उज़लात इसके अंदर, इसके लेयर्स मौजूद हैं। इन गैर इरादी ने जो ऑटोमेटिकली काम करना था, जिसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं था, उसको 6 नंबर तहरीक ने पहले ही बहुत बिल्कुल कमजोर कर दिया है। और साथ में वो तहरीक अपने आप को दुरुस्त करने के लिए आगे की तरफ बढ़ी, 6 से 1 की तरफ जा रही है। तो क्या हो रहा है, सर्दी का इजाफा हो रहा है। जब सर्दी का इजाफा हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट लिवर पे क्या पड़ रहा है, इसकी हरारत कम हो रही है। इसकी हरारत कम हो रही है, इट मीन्स हार्मोन्स भी कम खारिज हो रहे हैं, जो मतलूबा हार्मोन्स जिन्होंने डिफेंड करना था, जब वो भी कम खारिज हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इसके दबने का, सुकड़ने का, अंदर का स्पेस ऑक्युपाई हो रहा है। ऑक्युपाई का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था बार बार। ऑक्युपाई का मतलब है कब्जा कर लेना, वो यहाँ पर कब्जा हो रहा है। और स्कार सेल्स जो डेवलप होंगे उसकी बुनियाद यहाँ से पड़ रही है, जिसको मैंने स्कैरी सेल्स भी बोलता हूँ, कि बड़े डरावने खौफनाक सूरत इख्तियार कर देते हैं। जिगर की तस्वीरें हम देखते हैं, देखा नहीं जाता, स्कैरी होता है बहुत ज्यादा, इसके लिए आमतौर पे स्कार सेल्स कहा जाता है, हम स्कैरी सेल्स भी बोल सकते हैं। तो वो सेल्स जब यहाँ पर प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, ये इसी सेल्स की हालत बदल गई। अब वो दूसरी किस्म के बदहैयत और जिस्म के लिए नुकसानदेह सेल्स अब वो काम कर रहे हैं। तो जब ये बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ से रिवर्स प्रेशर हो रहा है, अब सफरा को भी डिस्टर्ब कर दिया बनने से, पेंक्रियास को, स्प्लीन को, स्टमक को। ये हम सारी बातें पिछली नशिस्त में कर चुके हैं। जो साथी नहीं देख पाए वो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं पार्ट 1, 2 वो जरूर देख लें, ताकि उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि किस बिना पे ये कहा जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये सब चीजें अब डैमेज हो रही हैं, अब ये रिवर्स अमल शुरू हो गया। अब चूंकि ये पहले से ही कमजोर हो चुके थे और मजीद इस लिवर ने खराब होकर के यहाँ से अपने मवाद को भी रिवर्स करना शुरू कर दिया है अपने अंदर लेने की बजाय। तो जो यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस होनी थी चीजें, वो प्रोसेस होने के काबिल नहीं बल्कि रिवर्स होनी शुरू हो गई, और वो भरपूर तरीके से यहाँ नहीं हो पा रही। बॉडी की नीड भी ये पूरी नहीं कर पा रहा, पूरी बॉडी का मैकेनिज्म खराब हो रहा है। और ये चीजें जब इसकी तरफ आ रही है, यहाँ से बनी हुई प्रोडक्ट आगे जा रही है, नतीजे में बीच में पहले दबाव बन रहा है, यहाँ से लीकेज शुरू हो रही है, फिर ये दबाव बढ़ते बढ़ते इसके अंदर चूंकि मटेरियल मौजूद है जो कि लीक नहीं कर पाया है, इस मटेरियल ने पीछे आकर के इनको भी इनलार्ज करना, फुलाना शुरू कर देना है। तो जब इनको फुलाना शुरू कर देना है इसने, इसलिए कि इसमें फूलने की सिफत थी, गैर इरादी उज़लात के अंदर फूलने की स्पेस मौजूद होती है, वहां वो फूल सकते हैं तस्कीन के सबब से। जो हमारे इरादी उज़लात हैं वो फूल नहीं सकते, वो फैल सकते हैं। इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं, वो फैल सकते हैं, फूल नहीं सकते। वो तहलील हो सकती है, वह तस्कीन नहीं हो सकती। और गैर इरादी के अंदर तस्कीन होगी। दिल का भी बड़ा होना सुना है ना हमने, इनलार्ज हो गया। फैटी हार्ट भी होता है, दिल में भी चर्बी जमती है, वहां भी आ जाती है। तो उस पर भी अलग हम हार्ट डिजीज के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सब फूलना शुरू हो गए। उस 6 नंबर तहरीक का नतीजा यहाँ पर भी आ रहा है,
तस्कीन का। अगर 6 नंबर शिद्दत बरकरार रहेगी तो क्या होगा, क्योंकि इसमें बाज़ वक़्त मरीज गलत इलाज और गलत ग़िज़ाओं के नतीजे में दोनों तहरीकों के बीच में शिद्दत कमी बेशी लाता रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता। कोई इंटरनेट से नुस्खा उठा लिया, किसी चलते फिरते हकीम से, साइकिलों पे मोटरसाइकिल पे बेच रहे होते हैं कोई दवाएं, उनसे वो नुस्खे पकड़ करके खा रहे होते हैं, बोर्ड लगे हुए देख कर मुतासर होकर खा रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में ये अप डाउन इनका मुसलसल चलता रहता है। और इनको भी जैसे बहुत सारे नौजवानों को गलतफहमी होती है कि मुझे गर्मी बढ़ी है, ऐसे इस तरह के फैटी लीवर वालों को भी बड़ी वो होती है कि मुझे गर्मी बढ़ी है, लेकिन वो गर्मी चाहिए होती है, वो ठंडी चीज़ें और गलत चीज़ें इस्तेमाल करके अपने आप को डिसबैलेंस करते हैं। नतीजे में क्या होता है, ये सिस्टम भी ख़राब हो रहा है। गैर इरादी उज़लात के अंदर तस्कीन के सबब रतूबात रिवर्स होकर के आ रही है, उसको फुलाने का सबब बन रही है। प्लस ये क्या कर रहा है, अगर 1 नंबर तहरीक जोरों पर है, सर्दी बढ़ती जा रही है, इसके अंदर ये डिसफंक्शन होता जा रहा है, तो फिर ये क्या तहलील की हालत में है, क्योंकि ये अपने मवाद को भी बाहर निकाल रहा है। अब इसको भी कुछ नहीं मिल रहा, इसको जो फीड जा रही है, जिसने इसको खाना देना है, यहाँ से फीड आनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है, ये उसको भी प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो तहलील में हुआ ना ये, तो फैटी लीवर तहलील में गया। अब दोस्त लोग कहेंगे कि यार तहलील के अंदर तो हरारत बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही कहेंगे ना भाई, वो हरारत किस काम की जो इसके अंदर है, जो इसको ये रिवर्स कर रही है, ये चीजें तो जोर लगा रही है इसके अंदर जाने के लिए, इसके अंदर जाने के काबिल नहीं है, तभी तो ये रिवर्स हो रहा है, ये रिवर्स अमल कर रहा है। और ये जो हम इसकी तस्वीर भी देखते हैं, अजीब सा पिलपिला सा ये लिवर हुआ वो होता है, वो क्या होता है, उसने इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया ना, क्योंकि इसके अंदर कुव्वतें प्रेशर काम कर रही हैं। यही तो हरारत की जाती है कि इसके अंदर हरारत है, लेकिन वो हरारत इतनी नाकाफी है कि जो इसके अंदर मौजूद फैट को पिघला सके। अगर ये तहलील वाली बात उसी ज़िमरे में ले लें जैसे यार लोग कहते हैं हमारे, तो फिर तो इसका फैट पिघल जाना चाहिए था। फैट नहीं पिघला, फैट सिर्फ तभी पिघल सकता है जब इसको तहरीक देंगे, हम इसको हरकत में लाएंगे। जब इसको हरकत में लाने के लिए क्या करेंगे, जिस्म के अंदर ईंधन फराम करेंगे। पहले ये सिस्टम भी हमारा खराब हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले हमें ईंधन देना है। आग किस में लगेगी, खुशक चीज में, खुशक लकड़ी होगी, खुशक ईंधन होगा तो आग पकड़ेगा ना, ठीक है। तो हम क्या चीज पहले प्रोवाइड करेंगे, जब हम देख रहे हैं कि ये आज़ा फूल रहे हैं, जब इनका फुलावट आ रही है, तो हम सबसे पहले 3 नंबर उसकी दवाई को उसके साथ टच करेंगे, 3 नंबर की दवाई ज्यादा देंगे जब इनके अंदर फुलावट है। स्टेजेस की बात है ना, किस स्टेज पे मरीज आपको मिल रहा है। मैं तो उसूल इलाज आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैकेनिज्म और फंक्शन समझा रहा हूँ, फिर मौके पे तबीब ने डिसाइड करना है। बहुत सारी बातें हम जानबूझ करके खुल करके नहीं बोलते, क्योंकि हमारी वीडियोस आम लोग भी देखते हैं और आम लोग फिर खुद ही अपने आप से इलाज करने लग जाते हैं, जो कि उनके लिए ना वो स्टेज आइडेंटिफाई करते हैं, ना दवाई को समझ पाते हैं। तो लिहाजा उनको हम यही कहते हैं कि अपने तबीब से इलाज कराएं। हम अपनी हर वीडियो में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी तलकीन और ताकीद करते हैं कि अपने सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, अपने तबीब पे जाएं। और जो बात यहाँ हम समझा रहे हैं, तबीबों को समझा रहे हैं कि जो इलाज मुआवजा कर रहे हैं, जो तलबा सीख रहे हैं, वो इस मैकेनिज्म को, सिस्टम को समझ लें। तो यहाँ पर एक दवाई हम कौन सी देंगे, 3 नंबर की उज़लाती, क्योंकि उसको तहरीक में देना है, तस्कीन वाले मकामों को तहरीक में लाना है, ठीक है। एक तो ये देंगे, दूसरी क्या देंगे, यहाँ हरारत कम हो रही है, 4 नंबर यानी कि गुद्दी उज़लाती। तो हम 4 नंबर दवाई भी देंगे और 3 नंबर दवाई भी इसको देंगे, क्योंकि इसकी अक्सर नब्ज़ें दोनों के बीच में हमें मिलेगी। कारूरा, अच्छा दिलचस्प अमर ये होता है कि ऐसे मरीजों का अक्सर जो कारूरा होता है वो कई दफ़ा 3 और 4 नंबर में मिल रहा होता है हमें। वो क्यों? अगर कारूरा देख करके ऐसे मरीजों का हुक्म लगाया गया तो वहां भी गलती है। अलामात को भी देखना है, नब्ज को भी देखना है, कारूरे को भी देखना है। कई दफ़ा हम कारूरे के ऊपर ही हुक्म लगाते हैं, लेकिन हर दफ़ा कारूरे पे हुक्म नहीं लगेगा। 3 में से 2 चीज़ों का आपस में अलामात, नंबर 1, नंबर 2 नब्ज और कारूरा, ये तीनों अलामात में से 2 को मैच करना चाहिए कम से कम। वैसे तो तीनों मैच करनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के पेशेंट होते हैं, वो उसका पूरा मैकेनिज्म डिसफंक्शन हुआ है। स्प्लीन धड़ाधड़ रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने फोड़ने में लगी हुई है और अपना बनाई हुई प्रोडक्ट वो अब लीवर के हवाले करना चाह रही है, लीवर ले नहीं पा रहा, तो वो खून में गर्दिश कर रहा है, तो कम से कम गुर्दा कोशिश कर रहा है कि मैं इसको बाहर निकालूं। इस तरह से अनकंजुगेटेड बिलोरुबिन वो भी डिस्ट्रॉय होकर के ब्लड में आ रहा है,
जिसने जिगर में पहुंच करके सफरा में तब्दील होना था, जो कि इसमें जाकर के बाद में स्टोर होना था, जो हकीकी सफरा बनता है, वो भी क्या हो रहा है, अब लीवर इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा, उसको प्रोसेस करने के काबिल नहीं है, तो लिहाजा उसने भी कहाँ जाना है, यूरिन में खारिज होना है, और साथ साथ में सक्लेरा में भी हमें महसूस होगा। तो सक्लेरा में महसूस हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये वहाँ से भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। और हमने जनाब उसका सिर्फ पीले रंग का तेज़ या ऑरेंज टाइप में पेशाब देख करके और कि सुर्खी की इसमें मिलावट है, और अगर हमने हुक्म लगा दिया तो फिर हम इसको वही दवाएं देंगे जिससे बीमार होकर के आया है। 8-8 10-10 महीने मुझे लोग बताते हैं कि हमने दवाइयाँ खा खा करके थक गए। वजह क्या थी, करूरा देखा जी, दवाई ठोक दी। तो उसका नतीजा क्या निकलता है भाई, पहले मैकेनिज्म को तो समझें। जम गया है मादा, लिवर में जमा हुआ है, अब जमे हुए को हरारत के बगैर कैसे आप पिघलाओगे? या तो हमें समझ ही नहीं आती कि किस किस तरह से लोग काम कर रहे होते हैं। मर्ज के दर्जे को भी समझना है और सबब मर्ज को भी समझना है। सबब मर्ज क्या था, जमाव। जमाव कैसे आया, सर्दी बढ़ने से, हरारत की कमी से। तो हरारत भी तो पूरी करनी है ना, आप पहले मरीज की हरारत पूरी करें, साथ उसको ईंधन भी प्रोवाइड करें। हम 3 नंबर को अक्सर ये लफ्ज कहते हैं, ईंधन है हरारत का। तो ये भी जाए ताकि आपके दिल की धड़कन दुरुस्त हो, आपका दौरान खून दुरुस्त हो, और वो ये जो फुलावट का मामला कर रहा है, क्योंकि इन तमाम ऑर्गन ने बुनियादी काम करना था, हजम का बेहतरीन काम इन्होंने ही करना था। तो जिस्म को कुव्वत क्या अकेला जिगर थोड़ी दे देगा, इस जिगर के साथ ये इसके पार्टनर है, ये मिल करके काम करेंगे तो जिगर ने काम करना है। तो अब आप ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, अब तो नहीं भूलेंगे। ये गुद्दी उजलाती तहरीक बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कि अगर गुद्दी उजलाती होती तो क्या यहां पर इस तरह का जमाव आता? या कोई मिसाल दे दे, गुद्दी उजलाती तहरीक में कोई चीज जमी हो जिस्म में, चले मुझे कोई मिसाल दे दे। कुछ भी नहीं है। जब गुद्दी उजलाती तहरीक पूरी शिद्दत इख्तियार करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी तो क्या होगा, वो एक स्टेज अलग आएगी, उसके सिम्टम अलग हैं, उसका ट्रीटमेंट अलग है। वो पक्की गुद्दी उजलाती तहरीक होगी, उसकी अलामात अलग हैं। उसमें हाथ पांव में जलन हो रही है, इसमें हाथ पांव में जलन नहीं हो रही। फर्क कई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, फर्क है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पे भी दिखा देंगे अलामात 4 की भी और 5 ये इसकी फैटी लिवर की भी, ताकि आपको कंपेयर करने नोट्स बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने देख लिया, कोई इसमें क्वेश्चन रह गया हो तो बात कर सकते हैं हमारे साथ। इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर क्या होगा, एल्ब्यूमिन लो, कैल्शियम लो, प्लेटलेट्स लो, बिलिरुबिन हाई, बहते खून के जमाव का यानी कोगुलेशन फैक्टर्स, यानी कि कहीं जख्म लग गया है तो वो जख्म कितनी जल्दी मंदमिल हो पाता है। ऐसे पेशेंट्स को जख्म हील होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा होता है। पेंक्रियास ख़राब है ना, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही ना, बढ़ रही है, तो ये बढ़ जाएगा, फैक्टर बढ़ जाएगा। दूसरा AST ALT का भी इसमें अपने नॉर्मल रेंज से इजाफा इसके अंदर आया हुआ होता है। तो वो भी इसके अलामात जो हम देख रहे होते हैं और रिपोर्ट्स में जिन तबीबों को देखने का शौक होता है वो इन चीज़ों से भी तस्दीक कर सकते हैं। तो इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी मर्ज में आदत बना लें, कारूरा बेशक देखें, मरीज की आवाज़ भी सुने। अगर आपके पास पेशेंट फिजिकल अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे तबीब में खुद भी ऐसे पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट करता हूँ जो पाकिस्तान में नहीं है, दूर हैं, काफ़ी दूर से वो हमें कॉलें करते हैं और हमसे अपने मर्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम उनकी आवाज़ यानी मरीज़ की जो आवाज़ है उसको गौर से सुने, उसकी अलामात को राइट डाउन करें और प्लस उसके कारूरे को भी लें। ज़रूरत पड़े तो उसकी आँखें, इसकी भी पिक्चर ले लें, उसकी पूरे फेस की ले लें, या फिर कम से कम आँख के इस गोश की और सक्लेरा को उसको गौर से देखें। इससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि पेशेंट की क्या पोजीशन है। और बेशक अगर कोई रिपोर्ट से अगर आप समझते हैं मुख्तलिफ जगह की रिपोर्ट है और आप भरोसा करते हैं तो आप उसको मंगा लें, ना मंगाएं। अगर आप अच्छे एक्सपर्ट होते चले जाएंगे तो आपको रिपोर्टों की मोहताजगी वैसे भी नहीं होगी। और रिपोर्ट पे फैसला कभी नहीं करना, ये भी याद रखें। रिपोर्ट्स पे किया हुआ फैसला कई दफ़ा शर्मिंदगी का सबब बनता है। तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट सीधा सीधा सोचे ना, कोई चीज़ अगर जम नहीं रही है तो इसका मतलब क्या, हरारत ज़्यादा है। हरारत की ज़्यादती दुबलापन भी ले आती है। हमने देखा है कई ऐसे मरीजों को, शुगर के मरीजों को कई देखा, गुद्दी उजलाती मरीज होते हैं, खाखड़ी हो रहे होते हैं, वजन दिन ब दिन कम हो रहा होता है। तो वहाँ वो कैसे कम हो रहा है,
वहाँ हार्मोन्स का अखराज बहुत ज़्यादा है, हरारत की ज़्यादती है जिस्म के अंदर। अब उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसका टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम है ब्रेन के अंदर, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो जब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसको 4 नंबर के पेशेंट को डायग्नोस करके शुगर के, और हम उसको 1 नंबर की जब दवाई दे रहे होते हैं और 1 ही नंबर की शुगर की दवाई और दीगर चीज़ें दे रहे होते हैं और वही ग़िज़ाएं दे रहे होते हैं, तो देखते देखते उसका टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और वो एतदाल पे ले आता है, मरीज सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस सारी छोटी छोटी बारीकियों को कुछ अपने उससे भी समझना है। ये जो अगली तरीक से इलाज कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, कोई कुछ बता रहा है, कोई 2 तरीके छोड़ के बता दो, कोई 3 तरीक, कोई हाथों से तशखीस कर लो, कोई ये कर लो, ये सब वो लोग बातें करते हैं जिनको जिस्मानी निज़ाम की समझ नहीं है। जब इल्मुल बदन हासिल जिसको हो जाएगा, वो ना तो इन फजूल चीज़ों को कोई सीखेगा, ना इसको मानेगा। अगर उसके सामने कोई बयान भी करेगा तो वो उसको लॉजिकली उसको बिल्कुल डिनाई कर देगा, साबित करेगा कि गलत है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसको जदीद मेडिकल साइंस से भी, साइंस के तहत भी, मेडिकल के तहत भी, फितरत के तहत भी इसको प्रूव करते चले जा रहे हैं। जो दुरुस्त बात अपने कॉन्सेप्ट में जिसको सब माने, उस पैराए पे इसको लेकर के आ रहे हैं और उसी के मुताबिक फिर उसूल इलाज का भी तयन कर रहे हैं और उसके मुताबिक हम मरीजों को जो हमारे पास हैंडल कर रहे हैं उन्हें भी फायदा दे रहे हैं, जो हमारे बात को समझ करके अपने मरीजों को देख रहे हैं उनको भी फायदा हासिल हो रहा है। तो बदने जो इंसानी है, इसके निज़ामों को, इसके आज़ा के काम करने के निज़ामों को समझें, आपको नुक्स बिल्कुल निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इससे हमें बड़ी आसानी हो जाती है। भाई का एक सवाल ये है कि नब्ज़ के ऊपर, तो इसमें जो नब्ज़ है अमूमन कौन सी नज़र आ रही होती है? अक्सर 2 बातें बताऊंगा सिर्फ नब्ज़ में, बाकी फिर कभी इंशाल्लाह। एक तो यहाँ पर हम इसकी सीध में नब्ज़ देख रहे होते हैं, यहाँ पर जो हड्डी के पास गड़ा बनता है, इस गड़े पे हमारी पहली फिंगर आनी चाहिए और जब हमने यहाँ पर फिंगर पे रखा तो हमें 1 उंगली पे नब्ज़ मिलेगी। नब्ज़ 1 उंगली पे मिलेगी लेकिन दूसरे मकाम पे मिलेगी। दूसरा मकाम किसका था? गुद्दी उज़लाती का मकाम था। गुद्दी उज़लाती के मकाम पे 1 उंगली पे नब्ज़ मिल रही है। ये तो फिर कौन सी नब्ज़ होगी? ये 6 नंबर वाली नब्ज़ है जो 1 नंबर पे जा रही है, क्योंकि 6 नंबर हम कहाँ मानते हैं? बिल्कुल हड्डी के पास, एक सवा उंगली पे टच करती है वो। लेकिन जब ये तरक्की करती हुई ऊपर जाएगी 1 नंबर के मकाम पे, तो उसने कहाँ पहुंच के, उसका मकाम कहाँ पर है? बिल्कुल मुशरफ में। तो मुशरफ की तरफ सफर है उसका। एक बात तो ये है इसकी। दूसरी बात, लिवर, इस पे 4 उंगलियों पे इसकी हरारत हम नापते हैं कि इसकी हरारत कितनी उंगलियों तक है, ये इसके पैरामीटर्स हैं। तो अब ये हरारत कम हो गई, ये और 2 दर्जे कम हो गई, अब 3 दर्जे कम हो गई, अब 1 दर्जे रह गई। तो दोनों बातें कहाँ बैठती हैं? यहाँ बैठती हैं कि लिवर की जो हरारत है अब वो 1 यूनिट पे रह गई है। समझ लीजिए 4 यूनिट है तो अब 1 यूनिट पे रह गई है, 1 पावर रह गई है उसकी। जैसे मोबाइल के सिग्नल्स या बैटरी के चार्जिंग कैपेसिटी होती है, तो वो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट के तहत भी, दूसरा 6 से वो ऊपर की तरफ अपने असाबी उज़लाती के मकाम पे जा रही है, तो उसके तहत भी वो कहाँ पर हमें मिल रही है? 1 उंगली पे मिल रही है। मजीद भी इसमें बातें हैं लेकिन अभी फिलहाल यही 2 बातों पे इक्तफा करें। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा, यूरिन पे आपको बात बता दी गई कि यूरिन इसका, उस पर देख करके अगर हम फैसला करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि यूरिन के अंदर ब्लड से उसने फिल्टर होकर के आना था मवाद, तो वो फिल्टर इस वक्त अनकंट्रोल्ड है। तो आ रहा, आपने अलामात, आपने इसकी रिपोर्ट्स, कारुरा, आवाज़, इन सब से मिला करके और इसको फैसला कर लेना है। अगर आपके पास मरीज अप्रोचेबल है तो बेस्ट है, नब्ज़ भी देख लें, इसकी पक्की निशानी आपको यहाँ मिल जाएगी। हमने ऐसे मरीजों को कई दफ़ा डायग्नोस करके उनको कॉफ़ी पिलाई है, 2-4 दिन 5 दिन कॉफ़ी पे लगा दिया, उम्दा वाली कॉफ़ी उनको कह दिया कि ये आपने पीनी है, और ख़ास तौर पे कहा ब्लैक कॉफ़ी पीनी है बगैर दूध के। तो जब उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी पीनी शुरू की तो चंद दिनों के बाद ही वो काफ़ी अपने आप को पुरसुकून महसूस करने लग गए कि नहीं, हमें, यानी अगर उसके जिस्म को वो चीज़ रास ना आ रही होती तो वो रद्द करता। तो अगर यहाँ पर गुद्दी उज़लाती मरीज़ अगर हम समझते कि ये है, तो क्या उसको कॉफ़ी फ़ायदा देती इतनी जल्दी से? गुद्दी उज़लाती मरीज़ों को आप कॉफ़ी पिलाएं, उनको बोले ये कॉफ़ी पी के दिखाओ, वो इतनी सी भी नहीं पियेंगे। चाय को भी नफरत कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ कैसे वो ले लेंगे? तो तिबे आयुर्वेद के अंदर हमने देखा है कि काली मग, जिसको चरायता कहते हैं, उसको और कुटकी को मिला करके कुछ अद्वियात बनाई जाती हैं। आयुर्वेद की कदीम कुतुब में ये कॉम्बिनेशन लिखा गया है, बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। क्वालिटी हर्ब्स की बहुत उम्दा हो तो इसमें
कमाल के रिजल्ट आते हैं। इसको भी हमने इस्तेमाल करके देखा है और बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, बिलखसूस जब इन अज़ा के अंदर फुलावट आ चुकी है, तस्कीन की हालत में है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर 4 नंबर में हमने यूँ समझ लें कि हरारत अगर हमने जगानी है, दोबारा बढ़ानी है, तो ईंधन खुश्की भी हमने प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए खुश्क मटेरियल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर 3 नंबर को तकवीत देगा, दिल को ताकत देगा, आपके अंदर ब्लड की सप्लाई को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। और जब ये तमाम चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी तो यहाँ पर भी प्रेशर ठीक होना शुरू होगा ना, दिमाग तक भी रसाई होगी ब्लड की। अब दिमाग को भी रसाई नहीं हो रही तो फिर कैसे वो एनालाइज करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी जो बचा हुआ है वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, कम से कम उसको ब्लड ऑक्सीजनेटेड जाता रहे। वैसे भी इसके अंदर जो जहर पैदा हो चुका होता है, अमोनिया जिसको हमने बताया था, वो कौन सा? आतिश की मादा है, आतिश की मादा है। पहले वो मादा है फिर वो जहर है। आतिश की मादा कहाँ है? 6 नंबर में, असाबी गुद्दी के अंदर। लेकिन जब वो आगे जहर की सूरत इख्तियार कर लेगा, कहाँ कर लेगा? असाबी उजलाती के अंदर। तो अगर ये आतिश की मादा नहीं है, कुछ और है, और आतिश की मादा कहाँ होता है? बलगमी में, गुद्दी उजलाती में तो नहीं हो सकता, उसका जहर तो अलग है। तो उसका जहर यहाँ कहाँ है? तो ये जो पैदा हुआ ये कौन सा जहर था? बलगमी था, 6 नंबर का था। और वहां पर भी अगर हम इसको तरियाक सिर्फ दवाई देंगे उसके वर्सेस में, ये तो तबीब फैसला करेगा ना कि अब इस जहर कहाँ पहुंचा है, मैंने 3 नंबर पे दूं, 4 नंबर दूं, दोनों के जहर पैदा हो चुके, दोनों में दूं, किस दर्जे पे दवाई दूं, तो वो वहां फैसला करेगा। हम अक्सर इस मकाम पे 3 की और 4 की दवाई को मिला करके देते हैं, 4 कम 3 ज्यादा कर देते हैं। इस तरह से हम जालिनूस बनाते हैं जो हमारे अपने नुस्खे से तैयार होती है, और बेहतरीन कदीम जैनवन नुस्खे के ऊपर उसको बिल्टअप करते हैं, बेहतरीन अज्जा के साथ उसको तैयार करते हैं। जब ये हम पेशेंट को देते हैं, अल्लाह की तौफीक से इसकी पहली डोज से मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, इंप्रूवमेंट होती है। चंद दिनों के बाद उसकी एक्टिविटीज बदलनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि मुकम्मल सेहत में आने में तो अभी टाइम लगना है, ये सारे अमल रिवर्स होने हैं, ये कुछ चंद खुराकों में तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हम टेक ओवर तो कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक डायग्नोज अगर ठीक कर लिया है तो दवाई ने बड़ी जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देना है। हाँ, इन पेशेंटों को जो ऐसे मवाद खराज करने हैं उल्टी की सूरत में वो भी आएंगे, मोशन की सूरत में भी कुछ आएंगे। जाहिर है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी हम ऑन कर रहे हैं, उसको भी तकवीत दे रहे थे। जिस्म को जैसे तकवीत मिलेगी तो अपने लोड को वो रिलीज करेगा। हम ऊपर से भी टिकोर करवाते हैं, साथ में लाजम वो लेकर के चलते हैं, ताकि टिकोर का अमल वो उसके अंदर हरारत जब जाएगी तो चर्बी को पिघलने में मदद मिलेगी, ताकि यहाँ पर स्पेस बनेगा। इसी तरह से जिस्म के अंदर और जो पेट पे चर्बी अगर स्टोर हुई है तो वहां पर भी हम हरारत कर रहे हैं। बाज़ औक़ात तो हम ये तक करवा देते हैं कि हम पूरा प्लास्टिक से रैप करवा देते हैं, ऑयल वगैरह देते हैं उनको लगा करके कि ये ऑयल हमारा हर्बल में बना है, ये लगाएं, ऊपर से इसको रैप कर देते हैं। उसको रैपिंग करना भी उसका बहुत फायदेमंद है। 5-5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रैप रखते हैं, उससे वो तेजी के साथ उसको ये इफेक्ट का सबब बनता है। तो हम आपको ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इलाज हमने किया वो जब हमने 3 नंबर और 4 नंबर से किया तो इन दोनों चीजों ने मिल करके उसकी हरारत और बॉडी को मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है ये पक्का असाबी तहरीक का मर्ज था। 6 नंबर से शुरू हुआ और 1 नंबर और 6 नंबर के दरमियान लटक के चलता रहा। कभी वो 1 नंबर में पलड़ा उसका भारी हो गया, कभी 6 नंबर में भारी हो जाता है, तो इस दरमियान में वो चल रहा होता है, फिर इसके दर्जे तय कर रहा होता है, फिर वो रफ्ता रफ्ता वो जहर तक की सूरत इख्तियार कर जाता है, और जहर के बाद वो सिरोसिस तक में पहुंच चुका होता है, जहरीला मादा, वहां पर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो वो भी नुकसान का सबब बनता है। उसके बाद वो कैंसर की शक्ल में चला जाता है, और ये सिरोसिस पे जब चला जाता है, तीसरी स्टेज के बाद से एलोपैथिक में भी हाथ उठाना शुरू कर दिया जाता है। वहां बता दिया जाता है कि अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, और चौथी में तो बिल्कुल ही बता देते हैं कि भाई 4 महीने या 5 महीने का ये मेहमान है, और उसको फिर उसके बाद अगर कैंसर डायग्नोस हो जाए तो फिर कीमोथेरेपी में ले जाते हैं। वहां पर भी उसने तकरीबन कीमो मुकम्मल होने से पहले ही फारिग हो जाना है। तो पूरे बॉडी को एनर्जी, ताकत, सब कुछ जो इस लीवर के थ्रू होकर के मिलना था वो भी नहीं मिल रहा। बॉडी तो कमजोर होनी है, दिमाग भी फेल हो रहा है, ये आतिश की जहर है, ये भी उसके दिमाग को, उसकी सोचों पे हावी हुआ, उसके अंदर मायूसी पैदा कर रहा है, उसके अंदर गड़बड़ पैदा कर रहा है, उसके अंदर हौसला नहीं है, वो किसी की तलकीन को कबूल नहीं कर पा रहा। तो ये दिन ब दिन उसको मरीज को मौत की तरफ ले जाएगा ना। लेकिन यही मरीज को अगर दुरुस्त तरीके से इलाज किया जाए, बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम तबीब हैं, हमारा काम क्या है, हमने एज ए तबीब सही डायग्नोस करके सही तरीके से ट्रीटमेंट करना है। कॉन्सेप्ट को समझें, ये किताबी चक्रों से निकल आए। हमारे यहाँ कोई तहकीक वहकीक कुछ नहीं हो रही। तहकीक क्या हो रही है?
बस कोई नुस्खा किसी ने गड़बड़ इजाद कर दिया तो तहकीक हो गई, बाकी स्टेजों पर आकर के जो बैठ गए वो बड़े लोग हो गए भाई, बाकी कुछ भी नहीं है काम, सब एक दूसरे की हम टांग खींचने में, उसके अलावा कोई मामला नहीं होता। तो ये कि भाई जो अहले इल्म हजरात हैं बड़े, वो साथ इकट्ठे बैठते हैं, मुख्तलिफ फ़नून में तिब पे महारत रखने वाले, और वो मिल करके डिसीजन करते हैं आपस में किसी भी पॉइंट के ऊपर, और उन पॉइंट पे मुत्तफिक होकर इन किताबों की इस्लाह की जाती और मुस्तनद कुतुब को शक्ल दी जाती। तब हम एक काम रिसर्च वर्क समझते हैं कि ये हो रहा है, वो तो है ही नहीं। ना इस तरह की कोई साइंटिफिकली रिसर्च गाह है हमारे पास, ना कोई और सपोर्ट है हमारे पास, उसके बावजूद हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हम इस पे रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, इसको बिल मुफरत आज़ा भी तरतीब देते हैं, बिल फितरत भी रखते हैं, मेडिकली भी, और इन तमाम उमूर को मद्देनजर रख करके हम आपके पास कोशिश करते हैं कि ये लेकर के आए। फिर भी कोई गलती हो तो हम उसमें इंशाल्लाह अपनी दुरुस्तगी करने के लिए हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखते हैं कि हम दुरुस्तगी कर लेंगे। अड़ने वाले लोग नहीं हैं, तहकीक वाले लोग अड़ते नहीं हैं। तो मैं अपने साथियों से भी गुजारिश करूँगा और मरीजों से भी, हर वीडियो में तकरीबन हम अब ये बात कहने लग गए कि ज़ाती खुद इलाज करने की कोशिश ना करें, और तभी उनसे कहूँगा कि अपने मरीज़ को तशख़ीस करने के लिए अगर आप फ़न में महारत चाहते हैं तो इल्मुल बदन पे महारत हासिल करें। बदन के बारे में एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसकी खूब अच्छे से मुताल्ला करें, दिमाग में बिठाएं इसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसमें आपका जितना बैठा हुआ कॉन्सेप्ट होगा उतनी तेज़ी के साथ आप तशख़ीस भी आपकी दुरुस्त होगी। आपको रिपोर्टें पढ़ने में भी, अगर रिपोर्ट करवाने का और पढ़ने का लेने का शौक़ है आपको, तब उसमें आपको फ़ायदा होगा और आप मरीज़ का इलाज भी अच्छे से कर सकेंगे। इसके अलावा अद्वियात, हमारे यहाँ तो हम मार्केटों में भी देखते हैं अद्वियात कितनी बेदर्दी से तैयार की जाती हैं कि कई इत्तिबा किराम जो ख़ास तौर पे बिलखसूस हमने देखा है कि जो इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और अपनी अद्वियात सेल कर रहे हैं, वो अपनी अद्वियात को देखा तक नहीं होता कि वो बनती कैसे, वो कितनी बोसीदा और कितनी बेकार, उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई थी, और वो पिसवा लेते हैं और पीसने वाला भी कतन नहीं देखता, और नतीजा ये होता है कि वो एक सड़ी हुई ख़राब किस्म की प्रोडक्ट जिसकी तारीफ़ के पुल करके आप बेच रहे होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होती। एक तो बिल तशख़ीस करके नहीं दी गई और ऊपर से वो अद्वियात की ताकत और क़ुव्वत भी नहीं है। फिर लोग शिकायत करते हैं कि आपने तो फ़लाँ दवाई बताई थी, फ़लाँ तहरीक बताई थी, फ़लाँ आपने उसूल बताया था, हमने तो करके देखा, हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा, अगर आपने तशख़ीस सही भी कर ली तो आपकी दवाई सही नहीं है। हम अद्वियात तैयार करते हैं अपनी, और तमाम अद्वियात को जितनी ताज़ा चीज़ें मिल सकती हैं हमने खुद लेके ट्राई करते हैं, और हमारे साथी बैठे हुए देखते हैं, ये हमारे मुशाहिदा भी किया है कि गुलाब और दीगर चीज़ें मुफरशाई हम बना रहे होते हैं, जालिनों से हमारे फ़लासफ़ा बन रही होती हैं, हमारे पास लबूब बन रहे होते हैं, दीगर चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन तमाम कोशिश की जाती है कि आला से आला क्वालिटी की प्रोडक्ट हम लेकर के आएँ। क्योंकि हम कोशिश, जब हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाती है अगर हमारी दवाई भी ख़राब हो। महंगी बेशक पड़ती हैं, लेकिन महंगी ये बेहतर है पड़ जाना, क्वालिटी तो अच्छी हो। महंगी तो हमारे इख्तियार में नहीं है उसका सस्ता करना, लेकिन क्वालिटी को अच्छा लेना तो हमारे इख्तियार में, उसको मेंटेन करें, उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे जो तीनों पार्ट हैं, ये तीनों सेशंस के, ये हमारे बैठे हुए साथियों के लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। उनको कम से कम इस बीमारी पे बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा। और इस वीडियोस के अंदर, तरबियती वीडियोस के अंदर, हमने कोशिश ये करते हैं कि एक मौजू के अंदर रहते हुए हम कई मौजूआत को कवर करते हैं। कई मौजूआत पे हम साथ साथ में आप लोगों को रहनुमाई कर रहे होते हैं, आपको सीखने, समझने और तहकीक करने का एंगल भी बता रहे होते हैं कि हम किस तरह से, किस जाविये से किसी चीज़ को परखते हैं और किस तरह से उसको आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, और आप लोगों ने इसको कैसे सोचना है, कैसे समझना है, किताबों के अंदर मौजूद गलतियों को कैसे पकड़ना है। हमारे मुतज़ाद किताबों के अंदर मुतज़ाद बातें लिखी हुई हैं, तो उन मुतज़ाद बातों से चक्कर से हम कैसे निकले हैं, किस पे हम फैसला करें कि कौन सी दुरुस्त है, कौन सी गलत है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको लॉजिकली, फितरत के भी मुताबिक आपको वो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद भी देते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।